हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं जितेंद्र कुमार पटेल। आज हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान का पहला खंड विद्युत। उसके बारे में आज हमको पढ़ना है कि विद्युत खंड को कितने भागों में बांटा गया है और प्रत्येक खंड के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। पहला खंड क्या है? भौतिक विज्ञान का विद्युत। तो देखते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत की पहला खंड है विद्युत की। तो भौतिक विज्ञान का जो पहला खंड है खंड का वो हमारा है विद्युत की। इसको दो भागों में बांटा गया है। विद्युत की खंड को हम दो भागों में बांटे हैं। एक है हमारा एक भाग क्या है? एक भाग है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा खंड है गतिक। गतिक विद्युत की। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक। विद्युत खंड को कितने भागों में बांटा गया है? स्थिर विद्युत की और गतिक विद्युत की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की में क्या करते हैं, गतिक विद्युत की में क्या करते हैं, उसको पहले समझते हैं। आपका स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ ही होता है, इलेक्ट्रो में क्या होता है? विद्युत आवेश, मतलब आवेश स्टैटिक में रुका हुआ, ऐसा आवेश जो रुका हुआ हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत स्टैटिक में क्या होगा? स्थिर हो, आवेश क्या हो? स्थिर, रुका हुआ। एक ऐसा आवेश जो क्या हो? स्थिर हो, उसका अध्ययन किया जाए। तो भौतिक विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? उस शाखा को हम क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। गतिक विद्युत की क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या हो? गतिमान आवेश के बारे में पढ़ते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें आवेश क्या होगा? गति करता है, गति करेगा। और इसमें आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। इस शाखा में आवेश क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और इस शाखा में क्या हो जाएगा? आवेश क्या होगा? गति की अवस्था में गतिमान रहेगा। ठीक है, तो स्थिर विद्युत की क्या है? स्थिर विद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कहते हैं? स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत की, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, कहते हैं। गतिक विद्युत की क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम गतिमान आवेश के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गतिक विद्युत की, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या करें पढ़ेंगे हम? इसमें क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, आवेश के बारे में पढ़ेंगे जो क्या हो? स्थिर हो। स्थिर वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत बल के बारे में, वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र
विभव विभव गॉस की प्रमेय भी इसी में पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक ना, एक्सेट्रा बहुत सारे टॉपिक आएंगे, इसको इसमें पढ़ा जाएगा। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, गतिमान आवेश, गतिमान में जैसे क्या वैद्युत धारा, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वैद्युत धारा हो गया, किरचॉफ लॉ सब इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम क्या गतिमान आवेश मतलब वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वैद्युत चालन इसमें आता है, वैद्युत चालन, ठीक है। टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, वैद्युत चालन के में हम क्या पढ़ते हैं, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको जब पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। अभी हमको क्या पढ़ना है, स्थिर विद्युतीय मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है। हम किसके बारे में पहला लेसन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन है हमारा आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन क्या है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो हमें क्या पढ़ना है, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। पहला लेसन क्या है हमारा, आवेश, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यह पहला लेसन होगा, ठीक है। इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या बताएंगे, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश क्या होता है इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वैद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के बारे में बताते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। तब ये क्या होता है, किसी भी पदार्थ का क्या मौलिक गुण होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का क्या होता है, एक मौलिक गुण होता है जिसके द्वारा क्या करता है, उस पदार्थ में क्या उत्पन्न होता है, वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। यह पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। पदार्थ का क्या होता है, यह क्या होता है, पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसके द्वारा उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। ने क्या बताया, यह पदार्थ का एक मौलिक गुण है जिसके द्वारा क्या होता है, उस पदार्थ में क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है, तथा जिसके कारण, मैं जिस गुण के कारण ये पदार्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके कारण वे पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। या सिंपल यही, पदार्थ का वह मौलिक गुण जिसके द्वारा उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। सिंपल मालूम, अगर विद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो हमको मालूम है कि विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तो वो क्या होगा, एक दूसरे को वस्तुएं क्या होंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या तो प्रतिकर्षित करेंगी। चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो वहां पर वही काम होगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वैद्युत आवेश कहते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है।
वैद्युत आवेश को हम क्या करें, कैपिटल सॉरी स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत आवेश को क्या कहते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अब वैद्युत आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि। वैद्युत आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है, अदिश राशि है। अब देखते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार, तो वैद्युत आवेश के प्रकार से पहले जानते हैं, इसका एक और परिभाषा होता है वैद्युत आवेश का, ये भी बता सकते हैं कि हमको मालूम प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अति सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो मालूम पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु किससे मिलकर होते हैं, परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बनते हैं। मुख्यतः 3 मूल कणों, 3 मूल कणों कौन कौन है मूल कण, इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। क्या होता है, पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणुओं से मिलकर बनाता है। परमाणु क्या होता है, 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और हमें ये चीज मालूम होता है कि जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, वो क्या होता है, किसी नाभिक का एक क्या होता है, नाभिक केंद्र पर क्या होता है, एकत्रित होते हैं। कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के केंद्र में क्या होते हैं, एकत्रित रहते हैं। जिसे सॉरी नाभिक केंद्र कहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, या केंद्र पर क्या होते हैं, एकत्रित रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या होती है, लगभग क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर की कोट की होती है। इसकी त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर की कोट की होती है। तथा जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस नाभिक के चारों जो कुछ कक्षाएं पाई जाती है, वृत्ताकार कक्षाएं पाती हैं, उन पर क्या करता है, उनमें क्या करता है, वो चक्कर लगाता रहता है, निरंतर क्या लगाता है, चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा, नाभिक के केंद्र में क्या होता है, एकत्रित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी परमाणु के केंद्र में क्या होते हैं, एकत्रित रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं पाई जाती हैं, उसमें क्या करता है, चक्कर लगाता है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे 8, इसमें इस तरह क्या होता है, इस तरह चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अगर हम इस परमाणु को, किसी भी परमाणु को हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, किसी परमाणु को बाहर से हम क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो इसमें जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है। जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर बाहर चला गया, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसको हम क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को ऊर्जा मिलने पर अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और वह मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस परमाणु में आवेश वाहक का कार्य करता है। किसी आवेश पर अगर कोई आवेश आया है, किसी भी परमाणु पर कोई आवेश आया है, तो वो किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से। इसलिए यहां पे अगर हम क्या करें, परमाणु आवेश की एक और इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा बताना हो तो क्या बता सकते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा
अधिकता को क्या बोलेंगे हम? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को क्या कहते हैं हम? वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा, ये परिभाषा इसलिए हम बताएं कि इसी परिभाषा से हम क्या निकालेंगे? किसी भी परमाणु का हमको आवेश निकालना, किसी भी पदार्थ का आवेश निकालना हो तो इसी परिभाषा से हम क्या करेंगे? उसका हम सूत्र हम बताएंगे, निकालेंगे, ठीक ना? कि किसी भी परमाणु का आवेश निकालना हो तो कितना होगा उस परमाणु का आवेश? वो सूत्र जो बनेगा किससे? इस परिभाषा से बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा उसको देखिए। अब यदि क्या हो, यदि किसी परमाणु में स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो। किसी परमाणु क्या हो? स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो तो उस परमाणु का आवेश Q इक्वल टू हो जाता है हमारा, Q इक्वल टू हो जाता है N इंटू E। परमाणु का आवेश कितना हो जाएगा? Q इक्वल टू N E हो जाता है। जहां N क्या है? जहां N इलेक्ट्रॉनों की क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जहां n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तथा इसका मान क्या होता है? तथा E बराबर होता है, इसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ये क्या होता है? आवेश का मान होता है। ठीक, अब देखते हैं हम आवेश के प्रकार, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आवेश के प्रकार, तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसा होता है ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, धनावेश दूसरा क्या हो जाएगा? ऋणावेश। धनावेश क्या आता है? धनावेश किसे कहते हैं? यदि किसी परमाणु में क्या हो रही हो? यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही हो, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल रहा हो, ठीक है, तो उसका आवेश क्या हो जाएगा? उस पर क्या आ जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धन आयन आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही हो, यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या बाहर निकल रहा हो, यदि किसी परमाणु में क्या हो? परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा हो तो उस परमाणु के आवेश को क्या कहेंगे? धन आवेश। इसके बाद परिभाषा क्या आ जाएगा धन आवेश का? इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कहते हैं हम? धन आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी को क्या कहते हैं हम? धन आवेश कहते हैं। और ऋणावेश क्या हो जाएगा? ऋणावेश
क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणावेश कहेंगे। तो ऋणावेश किसे कहेंगे, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अधिकता को क्या कहते हैं, हम ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश। धनावेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेश कहते हैं। ऋण आवेश किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या कहेंगे हम, ऋण आवेश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक, आवेश वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है, क्योंकि हमको मालूम है क्यू बराबर क्या होता है, आईटी। इसको पढ़ेंगे वैद्युत धारा जब पढ़ाएंगे, वैद्युत चालन पढ़ाएंगे, उसमें बताया जाएगा क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। ठीक है, आई क्या है, वैद्युत धारा, टी क्या है, समय। तो यहां से अगर मात्रक निकालना चाहें वैद्युत आवेश का, तो वैद्युत आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। ये क्या होता है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक, अथवा अथवा कूलाम। ये क्या होता है, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अब कहता है वैद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा सी जी एस पद्धति में मात्रक कहा जाए, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है इसका स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। इसको हम पढ़ते हैं फ्रैंकलिन भी बोलते हैं, फ्रैंकलिन भी बोलते हैं स्टेट कूलाम को, या इसको बोलते हैं हम ईएसयू भी। इसको क्या बोलते हैं हम, ईएसयू भी बोलते हैं, स्टेट कूलाम क्या बोलते हैं, ईएसयू भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होगा, एम्पियर सेकेंड अथवा कूलाम। और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। स्टेट कूलाम को ईएसयू बोलते हैं। ठीक है, और आवेश के अन्य मात्रक भी होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अन्य मात्रक क्या होंगे, अन्य मात्रक होते हैं, तो अन्य मात्रक में पहला मान लीजिए, पहला है हमारा ईएमयू, एक होता है ईएमयू, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ठीक है, एक होता है फैराडे, फैराडे। तो आवेश के कुल कितने मात्रक बताए हैं, एक मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम अथवा एम्पियर सेकेंड। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम अथवा फ्रैंकलिन। स्टेट कूलाम को हम ईएसयू भी बोलते हैं। ठीक है, ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ईएसयू का मतलब हुआ। और अन्य मात्रक में क्या आता है, अन्य मात्रक में आ जाएगा ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, वही क्या आ जाएगा, फैराडे। तो इसमें जो ये फैराडे है, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का ये बड़ा मात्रक होता है। और ईएसयू जो होता है वो क्या होता है, स्टेट कूलाम, वो क्या होता है, आवेश का छोटा मात्रक। ये क्या होगा, आवेश का छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक होता है।
सबसे क्या होता है, छोटा मात्रक। और एक फैराडे बराबर, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम के बराबर होता है। और कहा जाए एक ई एस यू बराबर होता है, सॉरी ई एस यू बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ गुलाम। सॉरी गलत हो गया। एक गुलाम बराबर होता है, एक गुलाम होता है 3 × 10⁻⁹ ई एस यू, या यहां लिख सकते हैं इसको हम, एक ई एस यू बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹ गुलाम। इसी प्रकार कहा जाए, ये हो गया। और एक गुलाम बराबर होता है 10 ई एम यू के बराबर होता है, या एक ई एम यू बराबर हो जाएगा 1/10 गुलाम के बराबर होगा। ठीक है, आपको देखने से लग रहा है कि ये क्या है, सबसे छोटा मात्रक है, और फैराडे क्या है, सबसे बड़ा मात्रक, क्योंकि एक फैराडे का इतने गुलाम के बराबर है, और एक ईएसयू 1/3 × 10⁹ गुलाम के बराबर है, और एक ईएमयू क्या है 1/10 गुलाम के बराबर है। तो इसमें छोटा मात्रक सबसे कौन लग रहा है, ये सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा, छोटा माना सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फैराडे क्या होगा, सबसे बड़ा। तो आवेश का बड़ा मात्रक क्या होता है, फैराडे, और छोटा मात्रक क्या होता है, ईएसयू, मतलब स्टेट गुलाम। तो क्या बोलते हैं, स्टेट गुलाम, स्टेट गुलाम। ठीक है, यह इसका सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा, ऐसा करते हैं। अब देखिए आवेश के कुछ गुणधर्म देख लीजिए, वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के गुण के बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला गुण क्या है, प्रकृति में समान दो आवेशों के मध्य सदैव क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है। पहला गुण क्या है, प्रकृति में समान, प्रकृति में समान, नेचर में क्या हो, समान हो। ठीक है, प्रकृति में समान आवेशों के मध्य क्या लगता है, कि मध्य सदैव क्या लगेगा, आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा, आकर्षण बल, आकर्षण सॉरी प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सदैव क्या होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात प्रकृति में समान आवेश क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रकृति में विपरीत आवेश सदैव क्या होंगी, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या होता है, प्रकृति में समान हो, वो सदैव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तथा प्रकृति में क्या विपरीत आवेश हो,
तो वे सदैव क्या होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जैसे देखिए, अगर दोनों क्या हो, दोनों आवेश क्या हो, प्लस हो, या दोनों आवेश क्या हो, माइनस हो, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, प्रकृति में समान है। तथा यदि क्या हो, यदि क्या हो, एक क्या हो, प्लस हो, और दूसरा क्या हो, माइनस हो, तो ये दोनों अपने आप को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यहां क्यों आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये प्रकृति में क्या है, विपरीत आवेश है, यहाँ प्रकृति में क्या है, समान आवेश है। तो यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो प्रकृति में समान आवेशों क्या समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा प्रकृति में विपरीत आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दो गुण हो गया। उसके बाद हम समान, जो प्रकृति में समान आवेश है उनको हम क्या बोलते हैं, हम सजातीय आवेश। प्रकृति में समान आवेशों को हम क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश ये क्या होते हैं, प्रकृति में समान होते हैं, प्रकृति में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और जो क्या प्रकृति में विपरीत होते हैं उनको हम क्या होते हैं, विजातीय आवेश। विजातीय आवेश क्या होते हैं, प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत, प्रकृति में विपरीत आवेश को हम क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश। प्रकृति में समान आवेश को क्या बोलेंगे, हम सजातीय आवेश। ठीक है, ये तीन गुण हो गया। चौथा गुण क्या हो जाएगा, चौथा गुण सजातीय आवेश के मत सदैव क्या लगेगा, सजातीय आवेश के मत सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेश के मत सदैव क्या लगता है, आकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तथा विजातीय आवेशों के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, सजातीय आवेशों के मध्य कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल, और विजातीय आवेशों के मध्य क्या कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। ठीक, उसके बाद देखिए, ये हो गया हमारे आवेश के गुणधर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ आवेश है उसका मान देख लेते हैं। जैसे नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का एक ऋणावेशित कण है, उसका आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। प्रोटॉन का आवेश होता है, प्रोटॉन को हम पीछे दर्शाते हैं, तो प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ये प्रोटॉन का आवेश होता है। कोई कहे कि न्यूट्रॉन का आवेश क्या होगा, तो न्यूट्रॉन का आवेश सिंपल, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक उदासीन कण होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। यहां पर हम अल्फा कण का आवेश भी देख लेते हैं। अल्फा कण का आवेश कहा जाए कि अल्फा कण का आवेश निकालिए, तो अल्फा कण का आवेश होता है प्लस का 2e के इक्वल होता है, प्लस 2e के बराबर होता है। अर्थात अगर e का मान रखा जाए यहाँ पे तो क्या जाएगा, 3.2 गुणित 10 की पावर प्लस 3.2 गुणित 10 की पावर माइनस का 19 कूलम।
ये होता है अल्फा कण का आवेश। ठीक, तो हमने क्या क्या बता दिया, आवेश, आवेश की परिभाषा, प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद उसके गुणधर्म बता दिए। ठीक है, अब इस पे एक सवाल लिख लेते हैं। इस फॉर्मूले पर जो फॉर्म दिया Q बराबर एन इंटू ई पे एक सवाल लिख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। कहा जाए, यदि पहला सवाल दिया है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होगी। किसी भी परमाणु का आवेश कितना, एक कूलाम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। यदि किसी परमाणु का आवेश क्या है, एक कूलाम है, यदि किसी परमाणु में, यदि किसी परमाणु का आवेश कितना है, आवेश एक कूलाम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, हमको ये बताना है। ठीक है, सवाल समझ में आया? क्या दिया है, एक परमाणु है जिसका आवेश कितना है, एक कूलाम है, तो उसमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखते हैं क्या दिया है, सॉल्यूशन देखिए। पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। परमाणु का आवेश, आवेश को हम किसी तरह स्मॉल क्यू से, क्यू बराबर क्या दिया, एक कूलाम, क्यू बराबर दिया एक कूलाम। ठीक, निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन निकालना है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता क्या, ई बराबर होता है क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है हमको, इसके मान से मतलब। ठीक है, माइनस में होता है कि प्लस में होता है उससे मतलब नहीं है, तो इसके मान से हमको मतलब है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10 की माइनस का 19 कूलाम, और क्यू का मान दिया ही है। क्या निकालना है हमको, एन का मान निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जो कि मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, अब इसका Q इक्वल टू एन इंटू ई, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन ई। मान लिखिए यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, एक, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में हटाइए 10 हो जाएगा, तो 10 बटे 16 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 19। या इसको लिख लीजिएगा, एन इक्वल टू, इसमें से 10 लीजिएगा तो ये 100 बटे 16 गुणे 10 की पावर 18 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 25। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो एन इक्वल टू आ गया 25 बटे 4 गुणे 10 की पावर 18। या इसको सॉल्व करते हैं तो एन इक्वल टू 4 पंचे 20, 4 हम 24, 4 हम 24 दशमलव हासिल है 1, 4 हो गया 10, 4 दूनी 8, हासिल है 2, 4 पंचे 20। ठीक, तो आ गया 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा, उस एक कूलाम, अगर ऐसा परमाणु जिसका आवेश कितना एक कूलाम हो, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, एक कूलाम आवेश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी परमाणु में 500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही हो, तो उस परमाणु का हमें क्या निकालना है, आवेश और उसकी प्रकृति बताना है। क्या रही हो, यदि किसी परमाणु में, यदि किसी परमाणु में 500
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही हो तो उस परमाणु का हमें क्या बताना है, आवेश और प्रकृति। क्या बताना है, तो उस परमाणु का आवेश एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक परमाणु दिया है, इसमें क्या है, 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। तो उस परमाणु का हमें क्या निकालना है, आवेश एवं प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तो पहले क्या करेंगे, जो चीज दिया हो उसको पहले लिखते हैं। क्या क्या दिया है, क्या दिया है, यदि किसी परमाणु में क्या हो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। ये 500 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो n बराबर दिया है 500। ठीक, उसके बाद अधिकता हो रही हो तो उस परमाणु का आवेश एवं प्रकृति बताइए। हमें क्या बताना है, उस परमाणु का आवेश बताना है और उसका नेचर मतलब प्रकृति बताना है। धन आवेश होगा कि ऋण आवेश होगा। ठीक है, और चूंकि हमको मालूम है E बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ये होता है E का मान। करते हैं तो आवेश का सूत्र क्या होता है, Q इक्वल टू क्या आता है, N इंटू E, या Q इक्वल टू N का मान कितना दिया है 500 गुणे E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। गुणा करते हैं, 16 पंचे 80 और यहां से 2 जीरो बढ़ जाएगा और दशमलव लगेगा एक संख्या बाद 800, यहां दशमलव लगाएंगे तो क्या जाएगा 800 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, या Q इक्वल टू हो जाएगा, दशमलव को यहां से यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8.0 गुणे दशमलव को पीछे ले जाते हैं तो घात में प्लस किया जाता है और आगे ले जाते हैं तो माइनस किया जाता है। तो दशमलव कितने स्टेप पीछे ले गए हैं, 2 स्टेप पीछे ले गए हैं। तो क्या किया जाएगा, इसमें -19 में 2 प्लस कर दिया जाएगा। तो Q इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 17 कूलम, 17 कूलम। एक Q का मान क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 17 कूलम। अब चूंकि क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो हमको मालूम परिभाषा से कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को क्या बोलते हैं हम, ऋण आवेश कहते हैं। तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगा, ऋण आवेश होगा। क्या होगा, ऋण आवेश। ये आवेश की परिभाषा से अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो उस परमाणु का आवेश क्या हो जाएगा, वो परमाणु कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तथा अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही होगी तो वो परमाणु क्या होता है, धन आवेशित होता है। तो सवाल में दिया गया था क्या है, 500 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है, इसलिए उसकी प्रकृति कैसा होगा, वो आवेश कैसा होगा, ऋण आवेश होगा, और उसका आवेश कितना होगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 17 कूलम होगा। ठीक है, सबको समझ में आया होगा यहां तक। चलिए एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सवाल दिया है, यदि किसी परमाणु का आवेश Q बराबर, यदि किसी परमाणु का आवेश Q बराबर माइनस 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 17 कूलम है, तो उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो रही है, हमको बताना है उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी हो रही है, ये हमको बताना है। क्या दिया है, Q बराबर दिया है माइनस का
9 गुणे 10 की पावर माइनस का 17 कूलम है। तो हमें बताना उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो रही है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, चूंकि आवेश क्या दिया है, लिखिएगा, चूंकि आवेश दृढ़ावेशित है, दृढ़ावेशित है, अतः परमाणु में क्या होगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक, देखिए इलेक्ट्रॉन दिया गया, पूछा जाता है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता होगी, तो उसमें क्या कमी नहीं होगी, क्या होगी, अधिकता होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो कितना अधिक, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हो रहे हैं उसको निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई, या N इक्वल टू जगह Q अपान ई। Q कितना दिया है, Q दिया है 9 गुणे 10 की घात माइनस का 17, और ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, दसवां उठाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 गुणे 16, 90/16 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर जाएगा प्लस का 19, 10 की घात प्लस का 19, 10 की घात माइनस का 17, मिलकर कितना हो जाएगा 10 की घात 2 प्लस का 2 होगा। ठीक है, इसको भाग करते हैं, काटिए पहले, 45, ये हो जाएगा 8, 45 को 8 से भाग करिए, n बराबर 45/8 गुणे 10 की पावर 2, काटे हैं, n बराबर 8, 8 45, 8 48, 8 45 50, 8 48, 8 48, 48 2, 8 2 बचा 20, 8 कम 8, ये आएगा। ठीक है, मुझे 10 की पावर 2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 का 2 से गुणा में 2 क्या जाएगा 561 इलेक्ट्रॉन, 10 का 2 गुणा 100 से गुणा करने क्या हो जाएगा 561 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता हो रही है। ठीक है, 561 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। देख लीजिए कैलकुलेशन, ये सही है, हमको लग रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा 561 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज बता छोटी भूल गए, इसको लिख लीजिएगा। एक होता है वैद्युत उदासीन परमाणु, क्या होता है वैद्युत उदासीन परमाणु, क्या होता है वैद्युत उदासीन परमाणु, क्या होता है, एक ऐसा परमाणु जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत उदासीन परमाणु कहते हैं। क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्या बराबर हो, प्रोटॉनों की संख्या की संख्या बराबर हो, तो वो परमाणु क्या कहलाता है, वैद्युत उदासीन परमाणु कहलाता है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, हम वैद्युत उदासीन परमाणु कहते हैं। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बता रहे थे कि अगर दो आवेश क्या हो, हम इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर क्या हो, दो आवेश प्रकृति में क्या हो, समान हो, दो आवेश क्या हो, प्रकृति में क्या हो, समान हो, या दो आवेश क्या हो, प्रकृति में क्या हो, विपरीत हो। तो ये दोनों आवेश क्या कर रहे थे, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। यहां भी क्या कर रहे थे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे थे, दोनों आवेश क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये दोनों आवेश हैं,
जिस बल के वजह से क्या कर, जिस बल द्वारा एक दूसरे को आकर्षित तथा प्रतिकर्षित करते हैं, उस बल को क्या कहते हैं, हम वैद्युत बल कहते हैं। अगर यहां से हम वैद्युत बल की परिभाषा बताना चाहें तो वैद्युत बल की परिभाषा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल की परिभाषा क्या हो जाएगा, वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स। तो वैद्युत बल की परिभाषा क्या हो जाएगा, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, हम वैद्युत बल कहते हैं। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, हम वैद्युत बल कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अगर दो आवेश एक दूसरे के समीप स्थित हैं तो सदैव उनके मध्य क्या लगेगा, या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर हम उसको आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम वहां पे, यहाँ पे हम बोलेंगे वैद्युत बल बोलेंगे। तो वैद्युत बल किसे कहते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। ठीक है, अब किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण या कहिए वैद्युत बल जो लग रहा है उसका मान क्या होगा, उसको कैसे हम ज्ञात करें कि अगर दो आवेश एक दूसरे के समीप स्थित हैं तो उनके मध्य कितना बल कार्य कर रहा है। तो उसको ज्ञात करने के लिए एक वैज्ञानिक थे कुलाम, उन्होंने अपना एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं कुलाम का नियम कहते हैं। उस नियम द्वारा हम क्या करते हैं, किन्हीं दो आवेशों के मध्य आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल एक ये वैद्युत बल को हम याद करते हैं। तो कुलाम के नियम के बारे में पहले पढ़ते हैं, कुलाम का नियम क्या होता है, उसके बाद हम निकालेंगे कि कुलाम के नियम से हम कैसे किन्हीं दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल जो लग रहा है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं कुलाम का नियम। तो कुलाम पर नियम के कुछ गुण धर्म होते हैं, तो उसको पहले समझ लीजिए। जो कुलाम का नियम जो लगेगा केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए होता है। तो कुलाम का नियम किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल और केवल बिंदु आवेश। बिंदु आवेश छोटे आवेशों के लिए, मतलब छोटे आवेशों, बड़े आवेशों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, माननीय। ठीक है, कुलाम का नियम क्या है, छोटे आवेशों पर लागू होता है। ये क्या है, पहला जरूरी है, ये पहला क्या गुण क्या है कि जो कुलाम का नियम रहेगा वो क्या होता है, बिंदु आवेशों के लिए या बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। दूसरा क्या है, कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि जो बिंदु आवेश होंगे उनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, 10 की पावर -15 मीटर की कोटि का होना चाहिए। बिंदु आवेश की दूरी क्या हो जाएगा, 10 की पावर -15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 10 की घात -15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और दोनों आवेश क्या होना चाहिए, बिंदु आकार का होना चाहिए, बड़े आवेश नहीं होना चाहिए। ये कुलाम का नियम तभी अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कुलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, कुलाम का नियम देखते हैं। कुलाम का नियम, कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम, कुलाम का नियम। ठीक है, तो कुलाम का नियम क्या है, यदि दो बिंदु आवेश, एक है Q1 दूसरा क्या है Q2, एक दूसरे से क्या हो, स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो। एक आवेश क्या है A है, दूसरा आवेश क्या है B है। ठीक है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, कुलाम का नियम क्या होता है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, उनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल F जो होता है, F जो होता है दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के क्या होता है, गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 तथा
उनके बीच की दूरी कितना है, r है ना, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के, बीच की दूरी r के क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यह क्या होता है, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम होता है। तथा इनके मध्य जो बल कार्य करता है, मतलब इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल कार्य करेगा, उस बल की दिशा क्या होती है, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। या तो इधर का, या दोनों आकर्षित करेंगे यह बल से, या तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे यह बल से। ठीक है, या तो दोनों आकर्षित करेंगे, या तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और ये चीज हमने आप लोगों को बताया है कि कब आकर्षित करते हैं और कब प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, कूलाम का नियम क्या होता है, यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे के समीप स्थित हों तो इनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा सदैव क्या होती है, दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यह कूलाम का नियम होता है। तो यदि क्या हो, दो आवेश क्या, दो बिंदु आवेश क्या, एक दिया Q1 और दूसरा क्या दिया Q2, एक दूसरे के समीप स्मॉल r दूरी पर स्थित हो, तो इनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल यह क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती। मतलब यह अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 गुणे Q2, तथा यह व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/r²। ठीक, कूलाम के नियम अनुसार। ठीक है, तो अगर दोनों नियमों को हम मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F अथवा क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, Q1 गुणे Q2 अपान r²। ठीक, अब हमको मालूम है ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसके स्थान में बराबर लगता है, और क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आता है F बराबर, यहाँ पे आता है K, Q1 Q2 अपान r²। जहां K क्या है, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। स्मॉल k क्या है, स्मॉल k है, यहाँ स्मॉल k क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तथा अगर दोनों आवेश कहां हो, मान लेते कि अभी क्या है, प्रारंभ में निर्वात में स्थित है, दोनों आवेश क्या मालूम है, निर्वात में स्थित है, तो उसके लिए k का मान क्या होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इप्सिलॉन नॉट या इप्सिलॉन जीरो, इसको क्या बोलेंगे, इप्सिलॉन नॉट अथवा इप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो k का मान क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कब होगा, जब क्या हो, दोनों आवेश कहां स्थित हो, निर्वात में स्थित हो। ठीक है, अतः यहां से अगर F का मान निकालना चाहें, अतः F का मान क्या हो जाएगा, F बराबर क्या आ जाएगा, ये मान यहां रखिए, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये क्या हो जाएगा, इन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल का मान होगा, कितना होगा, यह बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। जहां इप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युत शीलता है, विद्युतशीलता है। जहां इप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। तथा इसका मान कितना होता है, तथा इसका इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। मात्रक हो जाएगा इसका इप्सिलॉन नॉट का न्यूटन, सॉरी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है इप्सिलॉन नॉट का मान, कितना होता है, 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम
स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तथा तथा कहा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अतः यहां से अगर यह का मान निकालना चाहें तो यह बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? वैद्युत बल का मान होगा। किन्हीं दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल का मान निकालना है तो इस सूत्र से निकाला जाएगा। यह बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। और इसका मान हमको मालूम है, इसका मान कितना होता है? 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, यहां तो कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को? ठीक, अब मान लीजिए दोनों आवेश क्या हो? निर्वात में ना हो, ऐसे माध्यम में हो जिसका परावर्तन क्या हो? कैपिटल के हो। यदि दोनों आवेश कैपिटल के, दोनों आवेश कैपिटल के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो उस स्थिति में यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। यहां क्या जाएगा? कैपिटल के Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ये हो जाएगा उनके मध्य कार्य करने वाला बल का मान। ठीक है, इसी में क्या होता है? अगर क्या हो माध्यम क्या होता है? निर्वात होता है। यदि क्या हो इसमें क्या होता है? यदि माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या हो? निर्वात हो, निर्वात अथवा वायु हो, तो उस कंडीशन में K का मान क्या होता है? 1 हो जाता है। और यह बराबर क्या आ जाता है हमारा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इस सूत्र का निगमन ऊपर हम कर चुके हैं। ठीक है, ये क्या होगा? निर्वात में होगा। ये क्या होगा? किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का मान होगा। ठीक है, जहां K क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया होगा? ठीक है, अब इसके आगे कल बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आशा करते हैं कि यहां तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए धन्यवाद।